कैंडल मार्च की बात की जा सकती है। तो हम लोगों ने 1857 की क्रांति पर बात करनी शुरू की थी। ऑनलाइन वाले आ गए? अच्छा। हम लोगों ने 1857 की क्रांति पर आर्थिक पृष्ठभूमि पढ़नी है। हाँ, राजनीतिक पृष्ठभूमि तो सारी पढ़ ली थी ना हम लोगों ने। यानी कि जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड था वो कंप्लीट पढ़ लिया था हम लोगों ने। एक बार देख लेते हैं हम लोग कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। अच्छा, मेंस में एक बात क्या है कि थोड़ा सा एक्सप्लेन ज़्यादा किया जाएगा, है ना। एक्सप्लेन ज़्यादा करने का यहाँ अर्थ यह है कि हम थोड़ा सा शब्द होने चाहिए हमारे पास। जिस तरीके से हमें लिखना है उस तरीके से हमारे पास शब्द होने चाहिए, तभी चीज़ें चल पाएंगी। इसलिए थोड़ा सा कुछ टॉपिक्स में तो टाइम लगेगा ज़्यादा। जैसे द रिवोल्ट ऑफ 1857 है, तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस लगातार पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं, है ना। जैसे प्रभाव बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, प्रभाव के साथ साथ ही कारण पूछे गए हैं, प्रभाव कारण पूछे गए हैं। विस्तार वगैरह तो क्या ही पूछा जाएगा, आपको पता ही है, विस्तार तो बहुत मामूली सी बात है कि आपको सबको ही पता है। लेकिन हाँ, यदि पूरे तरीके से क्रांति की बात करें तो विस्तार भी लिखना पड़ सकता है आपको, है ना। बट ज्यादातर कारण और प्रभाव की बात हुई है और कुंवर सिंह की भूमिका की बात हुई है। कुंवर सिंह की भूमिका की बात हुई। अब जो कुंवर सिंह की भूमिका है, इसमें हमें बिहार में पहले तो क्रांति के कारणों को ही देखना है कि 1857 की क्रांति के कारण बिहार में क्या थे, है ना। बिहार कैसे क्रांति से जुड़ा, बिहार के अलग से कारण देखने पड़ेंगे। और फिर बिहार में कुंवर सिंह की भूमिका या कुंवर सिंह के द्वारा जो क्रांति की गई उसके चरण देखने पड़ेंगे। कई चरणों में कुंवर सिंह की भूमिका रही है, तीन चार चरणों में, चार चरणों में कुंवर सिंह की भूमिका को देखा जा सकता है। तो ये एस्पेक्ट हमें समझने हैं। तो जो हम कारण समझ रहे हैं, कल भी हमने जैसे अलग अलग तरीके से सोशल पार्टिसिपेशन और दूसरी चीज़ों को समझना शुरू किया था, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है हम लोगों के। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और कितना बजे स्टार्ट हुआ भाई? स्टार्ट हो गया। ऑनलाइन वालों का बहुत बहुत स्वागत है सबका। जय हिंद, राधे राधे। तो अब देखो बच्चों, ये है 1857 का रिवोल्ट, और पूरे तरीके से सबसे पहले ये देखा था कि हमने क्या क्या इस रिवोल्ट में पढ़ना है। उसके बाद हमने देखा था कि कैसी भूमिका रहेगी। तो हमने बताया था कि ब्रिटिश नीतियों का परिणाम है 1857 की क्रांति। एक मैसिव या ऐसा रिवोल्ट है जो मेजर पार्ट को कवर करता है भारत के। अन्य आंदोलनों या अन्य विद्रोहों को इससे अलग करता है। अन्य विद्रोह इससे बिल्कुल अलग होते हैं क्योंकि ये मेजर पार्ट को कवर कर रहा है। फर्स्ट फर्स्ट एक जो पहला व्यापक आंदोलन यदि आप देखेंगे बच्चों, तो वो कौन सा है? 1857 की क्रांति। ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों पर प्रहार किया। निश्चित रूप से एक बार तो फाउंडेशन को हिलाकर रख दिया। जो 100 साल में ब्रिटिश साम्राज्य ने स्थापित किया था, एक बार तो लगने लगा था कि ब्रिटिश साम्राज्य को पैकअप करना पड़ेगा। कैनिंग ने एक बार कहा भी था, जब कैनिंग ने ऐसा कहा कि ग्वालियर के सिंधिया है, बच्चों आपने तो पढ़ा है मराठा साम्राज्य को, यदि ग्वालियर के सिंधिया और रिवोल्ट में शामिल हो जाते तो मुझे अगले ही दिन सामान बांधना पड़ता। यानी वही तो उस समय क्या है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इस बात को कह रहे हैं कि यदि सिंधिया भी आ जाते मैदान में तो पैकअप करना पड़ सकता था। तो इससे पता चलता है कि जड़ों को हिलाने का काम किया द रिवोल्ट ऑफ 1857 ने। पहली बात ये। दूसरी ये कि पिछले 100 साल, यदि कोई कहे बच्चों कि जैसे एक लेखक है आरसी मजूमदार, भारतीय आरसी मजूमदार है, आरसी मजूमदार के साथ साथ में ही एक लेखक और है बच्चों जिनका नाम है टी आर होम्स, है ना।
आरसी मजूमदार कहते हैं कि सिपोय म्यूटिनी है। क्या है? सिपोय म्यूटिनी है। यानी सिपोय म्यूटिनी का मतलब है कि सिपाही विद्रोह है बच्चों। तो इसलिए अब आरसी मजूमदार की बात माने तो हम कई पक्षों को इग्नोर करना पड़ेगा हमें। जैसे पिछले 100 सालों में भारतीयों को ब्रिटिशों ने कैसे प्रभावित किया, इसे इग्नोर करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? और हमें उन बातों को भूलना पड़ेगा कि किसान वर्ग को प्रभावित किया गया, साथ में लेबर क्लास को प्रभावित किया गया, सैन्य वर्ग को प्रभावित किया गया, जमींदार वर्ग को प्रभावित किया, और टायक संधि और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा देसी राज्यों को भी प्रभावित किया गया। हमें भूलना पड़ेगा फिर तो ये सब बातें। तो कहीं ना कहीं जो कॉजेज है, जो रीजन्स है बच्चों, बहुत बहुत गहरे है ना। याद करो बेंजामिन डिज़रायली का कथन कि क्या चर्बी लगे कारतूसों से साम्राज्य बदले जाते हैं, है ना। क्या साम्राज्य की स्थापना या साम्राज्य को हटाना संभव है सिर्फ चर्बी लगे कारतूसों के कारण? जो कि कारण था भी या नहीं, इस पर भी इतिहासकारों में संशय ही है कहीं ना कहीं। इतिहासकार इसमें भी एक मत नहीं है कि ये कारण था भी सही मायने में। तो ये चीजें देखी जा सकती है। अच्छा बच्चों, इसमें जब हमें ये भी रेखांकित करना पड़ेगा कि प्रकृति और स्वरूप को लेकर ये दूसरे रिवोल्ट से क्या था, बिल्कुल एकदम अलग था। ठीक है, कैसे? क्योंकि इसका जो नेचर था और जो बच्चों इसका विस्तार था। नेचर का मतलब है कि एक विद्रोह का स्वरूप बड़ा स्वरूप है, बहुत सारी क्लासेस क्या कर रही है, पार्टिसिपेट कर रही है। ठीक है, तो ये तो स्वरूप है। साथ में विस्तार की बात करें तो भारत के कुछ क्षेत्रों को छोड़ दो, आप पंजाब को छोड़ दो, बॉम्बे को छोड़ दो, मद्रास को छोड़ दो, है ना, और कैलकाटा को छोड़ दो। ठीक, दक्षिण भारत के एक भाग को छोड़ दो, तो भारत के लगभग सभी भागों में विद्रोह की स्थिति दिखाई देती है आपको। तो कितना व्यापक स्वरूप है या नहीं है? तो इसलिए प्रकृति के मामले में और विस्तार के मामले में बिल्कुल एकदम डिफरेंट है। साथ में यह केवल सिपाही विद्रोह नहीं था, इसमें हमने बताया था कि कैसे सोशल पार्टिसिपेशन हुआ है। तो ये सारी चीजें हमने भूमिका में लिखी थी। और बच्चों, इस विद्रोह की सामाजिक भागीदारी देखते हैं, वो पूरा डिटेल से समझाया था। और ब्रिटिशों के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी, एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है इंडियंस का किसके खिलाफ, ब्रिटिशों के प्रति। ये कुछ पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए भूमिका को लेकर कि हमें यही डालने हैं, बल्कि अपने मन से बहुत बड़ी लंबी चौड़ी भूमिका नहीं बनाएंगे। 350 शब्दों के क्वेश्चन में भी भूमिका बनाने में ध्यान रखेंगे कि किसी भी कीमत पर भूमिका कितने तक सिमट जानी चाहिए, 30 से 40 वर्ड्स में सिमट जानी चाहिए, क्योंकि कंटेंट भी तो लिखना है। और यानी जो 350 शब्द का लिखा है बच्चों, क्वेश्चन दिया है, उसमें जो बॉडी है, यानी जो मेन पार्ट है बच्चों क्वेश्चंस का, वो उसने लंबा पक्का दिया होगा, लॉन्ग दिया होगा, तो उसे कहाँ लिखोगे, तो इसे देखना है। प्लस बच्चों, विद्रोह के कारणों पर हम लोग ने चर्चा करनी शुरू की थी और बताया था कि पहले सोशल कल्चरल कॉजेज में हमने बहुत सारी बात बताई थी। यहाँ पर हमने एक बात बताई थी प्रोग्रेसिव एक्टिविज्म को लेकर, है ना, जो हमें अलग तरीके से सोचना पड़ेगा कि देखो भाई, प्रोग्रेसिव एक्टिविज्म भी क्या कारण हो सकता है, वास्तव में कारण हो सकता है। लेकिन ये प्रोग्रेसिव एक्टिविज्म किसकी तरफ से था? ब्रिटिश की तरफ से था। भारतीयों को, जो ऑर्थोडॉक्स जो थिंकर्स है भारत में, या जो सुधारक है, रिफॉर्मर्स है, और उनकी सोच ऑर्थोडॉक्स है, वो परिवर्तन स्वीकार नहीं करना चाहते, लोकतांत्रिक मूल्यों में उनका विश्वास कम है, ऐसे भी तो लोग हैं भारत में। तो वो इसे क्या मानते हैं? हस्तक्षेप मानते हैं। क्या मानते हैं? हस्तक्षेप मानते हैं। साथ में बच्चों फिर पॉलिटिकल बैकग्राउंड को समझा था कि राजनीतिक पृष्ठभूमि कैसी है। राजनीतिक पृष्ठभूमि में भी बहुत सारी बातें बताई थी हमने। राजनीतिक पृष्ठभूमि में मुख्यतः हमने ये जाना था कि देखो कैसे कैसे सहायक संधि का प्रभाव रहा, कैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सब्सिडरी अलायंस का प्रभाव रहा, कैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का प्रभाव रहा, कैसे पेंशन को छीना जाना, नवाबों की उपाधियों को छीना जाना, बहादुर शाह जफर को बाहर निकाल दिया जाना, फारसी के स्थान पर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कर देना, और वो भी एक बड़े स्तर पर, है ना। तो ये सारे कुछ कारण थे जो राजनीतिक कारण बन गए। साथ में एक ये भी था कि इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव यदि जोड़े तो चारों स्तंभों में, जो भारत में ब्रिटिश शासन के 4 पिलर है,
यानी जिसमें जुडिशियरी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस सिस्टम है, आर्मी है, इन चारों के चारों पिलर्स में, स्तंभों में, प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बहुत कम है और निम्नतम पदों पर है। तो इससे भी भारतीय क्या होंगे, रुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि इस समय तक कहीं ना कहीं कुछ वर्ग भारतीयों का ऐसा था जो पढ़ लिख लिया था और अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भी था। कम से कम उसे आप बड़ा उच्च वर्ग तो कह ही सकते हो। चलो छोटे वर्ग में अब तक शिक्षा नहीं फैली, इसमें तो टाइम लगेगा बच्चों, अभी है ना, अभी तो 1857 ही है। ठीक है, छोटा वर्ग तो इसलिए प्रभावित हुआ कि शोषण हुआ, बट बड़ा वर्ग बौद्धिक रूप से कई बार प्रभावित हुआ। ये बात भी सही है कि बड़े वर्ग की भूमिका विद्रोह में ज्यादा ना होकर कम है, क्योंकि जो हायर क्लास है, हायर क्लासेस ऑफ इंडिया डिडंट पार्टिसिपेट इन दिस रिवोल्ट, यानी कि उन्होंने इस रिवोल्ट में भाग ही नहीं लिया, या उनकी भागीदारी को बहुत कम करके आंक सकते हैं आप। कमाल हो जाता कोई भी क्रांति बच्चों, ये तो बार बार बताया जाता है कि शिक्षितों के बगैर कोई भी क्रांति संभव नहीं होती। किसी भी क्रांति को उठा लो आप, अमेरिकन रिवॉल्यूशन को उठा लो, इंग्लैंड की ग्लोरियस रिवॉल्यूशन को उठा लो, या फिर बच्चों रूस रशियन रिवॉल्यूशन को की बात कर लो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करो, दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई हैं, सब में थिंकर्स का योगदान रहा है, थिंकर्स की अपनी भूमिका रही है। आप देख सकते हैं थिंकर्स अपना काम करते हैं, वो समाज में चेतना का विस्तार करने का काम करते हैं, जो कि इस क्रांति में हमें ना के बराबर दिखाई दिया। और यदि कोई थिंकर है भी तो हमारे सामने उनका नाम नहीं आता। जैसे इतिहासकार, कुछ इतिहासकार ये लिखते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों से भी आंदोलन को दिशा मिली, लेकिन इसके स्पष्ट साक्ष्य हमें नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आंदोलन के लिए क्या किया, स्पष्ट साक्ष्य हमारे पास नहीं है। अब हम कह सकते हैं कि स्पष्ट साक्ष्य न होने के कुछ कारण भी हो सकते हैं। समग्र दृष्टिकोण का अभाव इतिहासकारों में, उनके पास एक ऐसा अप्रोच नहीं था जो कि ऑल चीजों को कवर करता है ना, पूरे पर्सपेक्टिव को कवर करता है, ऐसा अप्रोच नहीं है, तो हम इसकी भूमिका नहीं मान सकते। तो कुछ थिंकर्स की भूमिका यदि रही वो भी नगण्य रही। एकमात्र ऐसा विद्रोह है, प्लस आपके पास तो योजना भी नहीं है ना बच्चों, आपके पास योजना भी नहीं है। तो क्रांति एक बड़ी, एक मैसिव रिवोल्ट भी होने के बावजूद भी क्या हो गया, असफल हो गया। तो ये विद्रोह की असफलता के कारण भी ने पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, मिलिट्री, तात्कालिक यानी कि इमीडिएट कोजिज क्या है, सोशल भागीदारी में बच्चों बहुत अच्छे से ये सारी चीजें हमने समझा दी थी। राजनीतिक पृष्ठभूमि पर हम बात कर रहे थे, और कुछ लिख लिया था शायद, और कुछ शायद रह गया था, ऐसा ही था ना, या पूरा हो गया था। अवध का विलय, अवध के विलय से हमें समझना है, तो बस इसे जो है अवध का विलय। अब बच्चों अवध के विलय में दो तीन बातें हमारे दिमाग में होनी चाहिए, ताकि हम ये बता पाए, ठीक है, ताकि हम ये बताए कि अनेक्सेशन ऑफ अवध एक ऐसी घटना थी जिससे कुछ लोग प्रभावित हुए, लेकिन इसे भी थोड़ा सा अलग तरीके से समझेंगे आज। जैसे अवध का विलय हुआ तो अवध के विलय से प्रभाव क्या पड़ा भाई, पहली दो प्रभाव पड़े बड़े स्तर पर, देखते हैं क्या पड़ते हैं। दो प्रभाव बच्चों मुख्य रूप से पड़ते हैं अवध के विलय से। जैसे पहला प्रभाव है कि अवध है बच्चों, अवध की स्थिति को देखें। पहला प्रभाव ये है बच्चों कि जो वाजिद अली शाह है, ध्यान से सुनेंगे, वाजिद अली शाह है द नवाब ऑफ अवध एट दैट टाइम। वाजिद अली शाह बहुत पॉपुलर लीडर है अवध के। तो पहले तो आपने सबसे बड़ी बात यह है कि मिसरूल का आरोप लगाकर उसे हड़पा है, तो लोगों को इस बात का पता है कि आप गलत आरोप लगा रहे हो। तो वाजिद अली शाह जो है वो पॉपुलर नवाब है। दूसरा कारण है, जिस अवध को आपने विलय कर लिया बच्चों, जिस अवध का आपने विलय किया, अनेक्सेशन किया, वह अवध, उसकी सेना कहाँ गई, और उसकी सेना का आपने किया, अपनी सेना में भर्ती कर लिया पूरे स्तर पर, बड़े स्तर पर उसके सैनिकों को। और इन सैनिकों में अभी भी रोष की भावना है ही, इन सैनिकों में अभी भी ब्रिटिश शासन के प्रति घृणा के भाव है ही, कि
कि हमारे अवध का विलय कर लिया गया, तो इसलिए वो क्रोध में है। इसलिए अवध का पासा जो है वो कहीं ना कहीं विद्रोह के दौरान तो उल्टा पड़ता हुआ नजर आया। ये बात अलग है, ब्रिटिशर्स सफल हो गए बच्चों और विद्रोह सफल नहीं हो पाया, यानी कि विद्रोह असफल हो गया और उन्हें जीत मिल गई, ये बात अलग है। नहीं तो यदि सफल हो गया होता तो ये बड़ा फैक्टर का काम करता और अवध की भूमिका को बताया जाता। ठीक है, तो ये रीजन है। तो आप तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं, थर्ड ही है ना शायद, दो हम लिख चुके थे, थर्ड लिख लें। In 1856, Lord Dalhousie, sorry, in 1856, Lord Dalhousie annexed Awadh province on the ground of misrule. On the ground of misrule, 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर अवध का अधिग्रहण कर लिया। At that time, the Nawab of Awadh was Wajid Ali Shah. At that time, the Nawab of Awadh was Wajid Ali Shah. इस समय अवध के नवाब वाजिद अली शाह थे। And he was very popular. And he was very popular नवाब of अवध, और वे अवध के एक प्रसिद्ध नवाब थे, और वे अवध के एक प्रसिद्ध नवाब थे। After annexation of Awadh, the army of Awadh या maximum soldiers of Awadh were appointed in British Army. Maximum number of soldiers were appointed in British Army. अवध के विलय के पश्चात अधिकतम सैनिकों को ब्रिटिश सेना में भर्ती कर लिया गया। These soldiers were against to British policies. ये सैनिक ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ थे। एंड इन द रिवोल्ट ऑफ 1857 these soldiers played very important role. These soldiers played very important role against Britishers. और 1857 की क्रांति के दौरान इन सैनिकों ने ब्रिटिशों के विरुद्ध अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है,
तो ये अवध का योगदान है। क्लियर हुआ? तो हमने बता दिया कि भाई अवध तो मिसरूल के आधार पर उसे हड़पा गया था, और ये तो वास्तव में सही नहीं था। पहले तो इसी बात से लोग गुस्सा थे कि कुशासन तो है ही नहीं, और दूसरा क्या हो गया, सेना को भर्ती कर लिया गया और सेना में घृणा के भाव थे, और उन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर दिया किसके अगेंस्ट, ब्रिटिश के अगेंस्ट। लिखे डलहौजी ऑर्डर टू अबॉलिश, नेक्स्ट पॉइंट, डलहौजी ordered to abolish the pensions of Indian rulers। डलहौजी ने भारतीय शासकों की पेंशन छीनने का भी फरमान जारी कर दिया। डलहौजी ने भारतीय शासकों की पेंशन छीनने का भी फरमान जारी कर दिया। लाइक नाना साहेब, फॉर एग्जाम्पल नाना साहेब। अच्छा, नाना साहेब की बच्चों पेंशन पूरे तरीके से छीन ली गई और इसी के कारण वहां पर क्या हुआ, विद्रोह की स्थिति बनी। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि पेंशन को छीना जाना भी इनके विरुद्ध चला गया। और बच्चों क्या था ये, शोषक की भूमिका में रहे हमेशा कौन, ब्रिटिश। पहले ने एक और पॉइंट लिखो, डलहौजी ने बच्चों उपाधियों का भी अंत कर दिया। लिखिए, डलहौजी अबोलिश्ड द टाइटल्स ऑफ सम इंडियन रूलर्स। डलहौजी ने कुछ भारतीय शासकों की उपाधियां भी, डलहौजी अबोलिश्ड द टाइटल्स ऑफ इंडियन रूलर्स, डलहौजी ने कुछ भारतीय शासकों की उपाधियां भी समाप्त कर दी। फॉर एग्जाम्पल द किंग ऑफ त्रावणकोर, द किंग ऑफ त्रावणकोर, द किंग ऑफ त्रावणकोर पहला। दूसरा, द नवाब ऑफ कर्नाटक, द नवाब ऑफ कर्नाटक, कर्नाटक द नवाब ऑफ कर्नाटक। तो इनकी उपाधियां छीन ली। इससे क्या हुआ, शासक वर्ग क्या हो गया, डिससेटिस्फाइड हो गया कि नहीं, असंतुष्टि हो गई उसे। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, हाँ सॉरी, देखिए डलहौजी ने कुछ भारतीय शासकों की उपाधियां भी समाप्त कर दी, जैसे त्रावणकोर के राजा और कर्नाटक के नवाब, और कर्नाटक के नवाब। तो कुल मिलाकर बच्चों इनकी उपाधियां जब्त कर ली गई, और मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को क्या फरमान जारी किया, लाल किला छोड़ दे, है ना। और कहाँ रहे, कुतुब मीनार के कॉम्प्लेक्स में जाकर रहे। और बच्चों अभी भी मुगल बादशाह क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है भारत में। भारतीयों का रिप्रेजेंट कौन कर रहा है अभी भी, भारतीयों को, यानी मुगल बादशाह कर रहे हैं। तो उनका अपमान भी क्या लगा, भारतीयों को अपने अपमान जैसा लगा, ये भी एक कारण है। ठीक है, तो लिखो, डलहौजी इन 1848, लॉर्ड डलहौजी इन 1848, लॉर्ड डलहौजी order to leave the Red Fort of Delhi। 1848 में लॉर्ड डलहौजी ने लाल किला छोड़ देने का आदेश जारी किया। दिस दिस फरमान वाज फॉर
मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, लिखे दिस ऑर्डर वाज फॉर बहादुर शाह जफर। यह फरमान बहादुर शाह जफर के लिए था। नेक्स्ट, द नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल वाज एक्सप्लॉयटेटिव। भारत में इन इंडिया भारत में ब्रिटिश शासन का की प्रकृति शोषणात्मक थी। भारत में ब्रिटिश शासन की प्रकृति शोषणात्मक थी। और बच्चों वे हमेशा, अच्छा, ब्रिटिश एज कंपेयर टू अदर रूलर्स, अदर फॉरेन रूलर्स, वे हमेशा शोषक की भूमिका में रहे। तो यानी कुल मिलाकर पहले रूलर्स जो थे वो बच्चों उन्होंने शोषण नहीं किया, हमने बताया, ये भी एक कारण है। नेक्स्ट लिखो, टिल 1856, 1856 तक आते आते ब्रिटिश कैप्चर्ड, टिल 1856 ब्रिटिश कैप्चर्ड मेजर पार्ट ऑफ इंडिया। 1856 तक ब्रिटिशों ने भारत के एक बड़े भाग को, भारत के एक बड़े भाग को विजित कर लिया। एंड दे इम्पोज्ड, एंड दे इम्पोज्ड एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज इन इंडिया। और उन्होंने भारत में शोषणात्मक नीतियां लागू कर दी, शोषणात्मक नीतियां लागू कर दी। और बच्चों अब लास्ट पॉइंट जो है हमें ये लिख कर बताना है कि फारसी का यूज ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में अब कम कर दिया गया। फारसी का जो प्रयोग था अब कम हो गया, यानी प्रशासन में। अब फारसी का प्रयोग प्रशासन में बच्चों लगभग लगभग आप कह सकते हैं 16 सेंचुरी के मिड से, 16 सेंचुरी के मिड से चल रहा है। ध्यान देंगे 16 सेंचुरी का मिड क्या है, अकबर का टाइम पीरियड है ना बच्चों। और अकबर के टाइम पीरियड से लगातार आप देख सकते हैं कि फारसी लैंग्वेज प्रशासन का आधार बनी हुई है। ठीक है, तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मुगल एम्पायर पर्शियन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया, बट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1857 ब्रिटिशर्स चेंज द ऑफिशियल लैंग्वेज एंड दे इंट्रोड्यूस्ड इंग्लिश लैंग्वेज एज द ऑफिशियल या एज द एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज। तो उन्होंने इसको लागू कर दिया बच्चों, इंग्लिश लैंग्वेज को लागू कर दिया। इससे कौन खफा होगा, इंडियन मुस्लिम्स, इंडियन मुस्लिम, और वो भी हायर क्लास, वो इसके विरुद्ध चला जाएगा। उन्होंने कहा अच्छा आपने तो पर्शियन लैंग्वेज को भी समाप्त कर दिया और ये तो सही नहीं है। तो लिखिए ड्यूरिंग द मुगल पीरियड पर्शियन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया। मुगल काल के दौरान फारसी भारत में आधिकारिक प्रशासनिक, आधिकारिक प्रशासनिक भाषा थी।
प्रशासनिक भाषा थी। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड पर्शियन वाज द लैंग्वेज ऑफ हायर क्लास। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड पर्शियन वाज द लैंग्वेज ऑफ हायर क्लासेस या हायर क्लास। और इस काल के दौरान फारसी उच्च वर्ग की भाषा थी। फारसी उच्च वर्ग की भाषा थी। बट ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल they changed the official language। परंतु ब्रिटिश शासन के दौरान आधिकारिक भाषा परिवर्तित कर दी गई। आधिकारिक भाषा परिवर्तित कर दी गई। एंड ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस्ड इंग्लिश एज द एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज। एंड ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड इंग्लिश एज द एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज इन इंडिया। और ब्रिटिशों ने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में लागू कर दिया। आधिकारिक भाषा के रूप में लागू कर दिया। आफ्टर दैट इंडियन मुस्लिम्स opposed this decision of ब्रिटिशर्स। इसके पश्चात भारतीय मुसलमानों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। तो बच्चों ये सारी चीजें हैं जो हम कह सकते हैं कि क्या है, पॉलिटिकल कॉजेज है। ये सारे पॉलिटिकल कॉजेज है और आपको इन्हें अच्छे से बताना पड़ेगा या नहीं। अच्छा, इसको अब इसमें ना बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आप अच्छे से लिख लो तो पॉलिटिकल जो बैकग्राउंड है बच्चों, जैसे आपने पॉलिटिकल बैकग्राउंड लिखा तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड में आपको 2-3 चीजें करनी है, ध्यान से सुनेंगे। या पॉलिटिकल कॉजेज कह लो बच्चों, बात तो एक ही है, ठीक है। कभी यार वो कारण भी लिख देगा, बीपीएससी का तो कोई भरोसा नहीं है, कम ही उम्मीद है कि वो बैकग्राउंड लिखेगा, लेकिन यूपीएससी लिख सकता है ना, पृष्ठभूमि। तो इसे कहेंगे राजनीतिक पृष्ठभूमि। ध्यान से सुनिए। और अब आपके पास देखो, यदि आपके पास लैंग्वेज है बच्चों अच्छी और अच्छे शब्दों का चुनाव करके आप लिखना जानते हो, तो बस आपको 2-3 बातों पर ध्यान देना है। पहली बात है सब्सिडरी अलायंस। अब इसको आप कैसे लिखोगे तो आप बता सकते हो, ध्यान देंगे बच्चों। यानी सहायक संधि हो गई पहली बात तो। दूसरा हो गया बच्चों डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। क्या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कारण था बच्चों? बिल्कुल, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो गया। सीधा देखो, बिल्कुल एकदम याद करते हुए चलो, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी बच्चों इसे कहेंगे राज्य हड़प की नीति। हड़प की नीति, अब इसको भी डिटेल से आप लिख सकते हैं, आपके पास शब्द है कि कैसे भारतीय प्रभावित हुए। इसके बाद है बच्चों अनेक्सेशन ऑफ अवध। अनेक्सेशन ऑफ अवध, अनेक्सेशन ऑफ अवध का मतलब है बच्चों सीधे सीधे कि अवध का अधिग्रहण कैसे हुआ। अवध का अधिग्रहण कैसे हुआ भाई, ठीक है। और उसके क्या इंपैक्ट हुए, उसके क्या प्रभाव हुए, और कैसे वह 1857 की क्रांति के रीजन के रूप में बन गया।
उसमें एक पॉइंट ये भी ऐड कर सकते हो कि ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ द 1857 बेगम हजरत महल लीड द रिवोल्ट फ्रॉम लखनऊ। ये बताना भी पड़ेगा क्योंकि एक्यूरेसी लानी पड़ेगी, लेकिन ये आपको पता ही है ऑलरेडी। तो अवध के विलय में ये तो पॉइंट डाल सकते हो ना, तो ये पॉइंट डाल देंगे। तो इसके बाद में बच्चों आप पेंशन की बात करोगे, किसकी बात करोगे, पेंशन की बात करोगे। इसके बाद आप टाइटल्स की बात करोगे बच्चों, किसकी बात करोगे, टाइटल्स की। यानी पेंशन छीनने की कहानी बताओगे कि भारतीय बच्चों इससे डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे, डिसकंटेंट हो जाएगा भारत में। और टाइटल्स यानी उपाधियां बच्चों भारतीयों को बड़ी पसंद थी, उपाधियां ना ले राजा, और राजतंत्र में तो राजा कैसा, है ना। उपाधियों का भी क्या अंत कर दिया गया। बहादुर शाह जफर को लाल किले से निकाल दिया गया, तो रेड फोर्ट छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया बच्चों, किसे, बहादुर शाह जफर को। रेड फोर्ट से निकाल दिया बहादुर शाह जफर को। ये आपको बताना है कि इसने क्या प्रभाव छोड़ा बच्चों। इसके बाद बच्चों आपको ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में, आधिकारिक भाषा में इंग्लिश के प्रयोग को बताना है कि इंग्लिश का प्रयोग कैसे हुआ, इंग्लिश लैंग्वेज कैसे हुए। यानी आपने पर्शियन लैंग्वेज जो है बच्चों, पर्शियन लैंग्वेज का यूज कम कर दिया, बंद कर दिया, जिससे कि भारतीयों की भाषा भी गई। अब पर्शियन लैंग्वेज की मजबूरी भी थी बच्चों बंद करने की उनकी, क्योंकि ब्रिटिशों के लिए जो नए अधिकारी आ रहे थे ब्रिटेन से, ध्यान से सुनेंगे, जो नए ब्रिटिश अधिकारी आ रहे हैं ब्रिटेन से, उनके लिए एक चुनौती का काम यह था कि आते ही वे लैंग्वेज सीखे कैसे एकदम से, पर्शियन लैंग्वेज इतने बड़े स्तर पर। तो वे क्या चाहेंगे, यदि भारत में मैकाले जैसे व्यक्ति ये चाहते हैं कि भारतीयों को काला अंग्रेज बनाया जाए, है ना, तो वो अब काला अंग्रेज कैसे बनाएंगे। हमें काला अंग्रेज कहते थे वो, कि काले अंग्रेज बनाना चाहता हूं मैं। क्यों, कैसे बनाना चाहते हो, कि भाई आप रंग रूप में काले होंगे, लेकिन आपकी जो सोच होगी, जो विचार होंगे, वो सीधे तरीके से आप ब्रिटिश की तरह सोचेंगे, यानी वेस्टर्न्स की तरह सोचेंगे आप, ठीक है। तो आपको उसके लिए सबसे पहली अनिवार्य शर्त आपके लिए है कि इंग्लिश लैंग्वेज का प्रयोग शुरू करो आप। और इंग्लिश लैंग्वेज का प्रयोग करने से हमें हायर क्लास से स्टार्ट करनी पड़ेगी चीजें। अब हायर क्लास क्या है, हायर क्लास अपने अधिकारों को जानता है, और यदि उसे इंग्लिश लैंग्वेज आती है तो न्यायालय में इंग्लिश लैंग्वेज को समझ लेगा और न्याय की बात कर लेगा। प्रशासन एग्जीक्यूटिव में कौन लोग बैठे हुए, ज्यादातर ब्रिटिशर्स बैठे हुए हैं, तो उनके लिए इंग्लिश लैंग्वेज बहुत आसान हो जाएगी। भारतीय उच्च अधिकारियों के रूप में है ही नहीं, बस कुछ अधिकारियों के लिए ये तय कर दिया गया कि जो भारतीय लोकल लैंग्वेजेज है उन्हें सीख लिया जाए, ठीक है। अब इस काल तक आते आते बच्चों हिंदी बढ़ने लगी थी बहुत ज्यादा, है ना, तो कुछ लैंग्वेजेज का काम हो जाता था, कुछ सिपाही सोल्जर्स के माध्यम से अपनी बातें कर लेते थे, सबको लैंग्वेज सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। तो इससे ब्रिटिशों की तो को भी तो लाभ था, इस सबको उन्हें प्रशिक्षित नहीं करना पड़ रहा है, प्लस भारतीयों में वो अपनी नीति को प्रसारित कर रहे हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज को लागू करेंगे। लेकिन भारतीय इस मामले में सबसे अलग देश निकला बच्चों। क्यों, दुनिया का कोई भी उपनिवेश रहा देश इस तरीके से बच्चों अपनी भाषा को नहीं छोड़ता जैसे भारत छोड़ने का प्रयास कर रहा है। भारत में गजब की एक होड़ है कि अब आप जो है अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में, अच्छी बात है इंग्लिश लैंग्वेज, एक भाई ग्लोबलाइजेशन का दौर है, ग्लोबलाइजेशन के दौर में, वैश्वीकरण के दौर में अनिवार्य है कि आप अपने बच्चों को प्रतिस्पर्धी बनाएं, अनिवार्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप ये ना करें कि आप अपनी मातृभाषा से उसे क्या कर दे, दूर कर दे। और ऐसा मेट्रो सिटीज में देखा जा रहा है। आप यहाँ के प्रभाव की बात कम कर दो बच्चों, बिहार तो फिर भी यहाँ पर अपनी जड़ें अभी भी है, या तो आप ये कह ले कि विकास के उस चरण को अब तक छू नहीं पाया, कुछ भी कह ले, लेकिन ये बिहार तो फिर भी यहाँ पर हम देखते हैं कि लैंग्वेज को फिर भी अच्छी पकड़ रखते हैं बच्चे, है ना, शुरुआत से भी। बट जाओ आप दिल्ली जैसे मेट्रो सिटीज में, बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में जाओ आप, वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर केवल बच्चे को इंग्लिश, 80-90% बच्चे जो है वो इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल में ही जा रहे हैं। अब आगे चलकर एक इनइक्वालिटी क्रिएट हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, हो जाएगी।
और इंग्लिश लैंग्वेज वाले को वैसे ही क्या माना जाता है, हायर क्लास माना जाता है। और कई बार तो हैरानी की बात यह है कि हिंदी बोलने में संकोच किया जाता है कि भाई हिंदी ना बोलो, इंग्लिश बोलो, संकोच की बात हो जाती है। और बेचारा हिंदी बोलने वाला व्यक्ति तो एरोप्लेन में भी बच्चों दुबका हुआ बैठा रहता है, एयर होस्टेस ना आ जाए, है ना। एक तो एयर होस्टेस, है ना, सुंदर रमणी, है ना, दूसरा उसकी तड़कती फड़कती अंग्रेजी, है ना। तो ये बेचारा बहुत संकोच में है, ये बोल ही नहीं रहा है, दुबका हुआ है बेचारा। ये देखो अपनी लैंग्वेज के प्रति इनफेरिटी, भाई कैसी इनफेरिटी। ये ये भारत में ही है, जापान वगैरह में आप जाओ, गर्व की बात है बच्चों उनके लिए अपनी भाषा को बोलना। अपनी रूट्स उन्होंने नहीं छोड़ी, बहुत सारे देशों की बात देखिए आप, उन्होंने अपनी जड़ें कभी नहीं भूली उन्होंने। और हमें तो हम तो बच्चों हिंदी दिवस की शुभकामनाएं भी अंग्रेजी में देते हैं, है ना। तो ये आलम है, ऐसा है या नहीं है। तो ये इंग्लिश का प्रभाव बच्चों यहीं से शुरू होता है कहीं ना कहीं, और वो ब्रिटिशों की अपनी लैंग्वेज थी, तो भारत में वो फैलने भी लगी, है ना। और बाद में उसे सम्मान से जोड़ा गया, हायर क्लास से जोड़ा गया, और फिर जो है वह बढ़ती चली गई, और अब उसका दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और अब तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्क्रिमिनेट कर दिया जाता है कई बार, मानते हो या नहीं, कई बार डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। इसके ऐसे आरोप भारत के सर्वोच्च आयोग पर भी लगते हैं, ऐसे आरोप संघ लोक सेवा आयोग पर भी, है ना। और क्या हिंदी वाले बेचारे ऐसे रह गए कि उनको गूगल का अनुवाद करके दे दिया जाए, है ना, कि भाई गूगल का अनुवाद वो बस वो पढ़े और उससे जो अर्थ का अनर्थ हो गया है उसको पढ़े, है ना, कि वो स्टील प्लांट को लोहे का पौधा पढ़ ले, है क्या नहीं बच्चों, स्टील प्लांट को लोहे का पौधा पढ़ ले। अच्छा, या फिर वो बच्चों नॉर्थ पोल को उत्तरी खंबा पढ़ ले, यही तो है। तो ये थोड़ी सी टेंडेंसी गलत है, तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे होता है भाई, यहाँ पे कहाँ होता है, यहाँ पे गूगल अनुवाद थोड़े ही ना होता है। तो तुम्हें तो मौका चाहिए कि कुछ केजीएस के बारे में बोले। हम तो तुम्हें कहते हैं कि भाई इतना विवेक तो होना चाहिए कि उस भाषा को समझ ले, है ना। लेकिन यहाँ एक और पंगा है, ठीक है, यहाँ मीडियम का पता नहीं चलता बच्चों की कि कौन सा मीडियम है। क्योंकि अंग्रेजी, जिसका अंग्रेजी मीडियम है चलो उसकी अंग्रेजी अच्छी है भाई, बढ़िया बात है। लेकिन जिसका हिंदी मीडियम है उसकी ना अंग्रेजी बढ़िया है ना हिंदी बढ़िया है, ये बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा, और उस समस्या का निराकरण करना बहुत कठिन काम है, क्यों, क्योंकि वो जैसे जो एक्सेंट होता है ना लैंग्वेज का, जैसे बोल रहा है, जो एक टोन है बच्चों, वो क्षेत्र रीजनल टोन कहेंगे उसे, है ना, वो हर जगह होती है, हर जगह होती है रीजनल टोन। उसी में वो जैसा सोच रहा है, जैसा बोल रहा है वैसा ही लिख देता है, ठीक है। तो जैसे 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 बच्चों स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्दों में भेद नहीं हो पाता उससे, जहां स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग करना है वहां पुल्लिंग शब्दों का पढ़ के सुना देंगे, हम लाएंगे मुसल्लापुर से निकाल के कॉपी कोई विशेष जो तुम्हारे लिए उदाहरण का काम करे, यहां से भी यहाँ थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। तो मीडियम ना तो अंग्रेजी रहा ना हिंदी रहा, क्योंकि अब अब जो है वो क्या हो जाएगा, एग्जामिनर घबरा जाएगा कॉपी को देखकर, है ना। ये देखो अगला पॉइंट लिखो, ये कह रहा है बैच बाइलिंगुअल है सर। तो इंग्लिश बच्चों, ये इंग्लिश लैंग्वेज की बात है, ठीक है, इसको आपको समझना पड़ेगा। अब ये सारे कारण जिम्मेदार थे, ये सब कारण राजनीतिक कारण कहे जा सकते हैं, राजनीतिक पृष्ठभूमि कही जा सकती है। क्लियर और नॉट क्लियर हो गया। अब इकोनॉमिकल कॉजेज पर चलो, यानी कि इकोनॉमिकल बैकग्राउंड पे चलते हैं, यानी आर्थिक पृष्ठभूमि पर चलते हैं। आर्थिक पृष्ठभूमि की बात क्या है बच्चों,
आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ अलग है। और बच्चों ये सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है, जो बच्चों इकोनॉमिक पॉलिसीज और ब्रिटिश है इंडिया में, यानी भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीतियां हैं, वो सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है 1857 की क्रांति के लिए। मानोगे या नहीं मानोगे? क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभावित तो इसी ने किया। कैसे प्रभावित किया, इस बात को हम थोड़ा सा उदाहरण से कहेंगे। हम दो लोगों को कोड करेंगे, तीन लोगों को करेंगे बच्चों। पहले हम करेंगे रजनी पाम दत्त को। किसको करेंगे? रजनी पाम दत्त को करेंगे। ठीक है, रजनी पाम दत्त की बुक को करेंगे बच्चों। रजनी पाम दत्त की जो बुक है इंडिया टुडे है। क्या है? इंडिया टुडे है। और उसमें भारत की अर्थव्यवस्था का क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्योंकि इन दिस बुक ही डिवाइडेड इंडियन इकोनॉमी, ब्रिटिश इंडियन इकोनॉमी इनटू 3 फेजेज। अपनी पुस्तक में भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 चरणों में बांटते हैं। कितने चरणों में? 3। बल्कि मैं तो ये कहूंगा भारतीय शोषणात्मक आर्थिक व्यवस्था को 3 चरणों में बांटते हैं। कि शोषण कैसे हुआ भाई, आपको बता देते हैं। दादा भाई नौरोजी बड़ा नाम है बच्चों इस मामले में। दादा भाई नौरोजी का नाम भी हमें लेना पड़ेगा अच्छे तरीके से। और दादा भाई नौरोजी का जो योगदान है बच्चों ड्रेन ऑफ वेल्थ के लिए ज्यादा है। मानोगे? साथ में बच्चों वे हमेशा ये कहते हैं, इस बात को जोर देकर कहते हैं बच्चों वे हमेशा, कि भारत की एक संपत्ति का एक ऐसा भाग जो भारत के वे संसाधन जिनका सृजन भारत में हुआ है और जो भारतीयों के प्रयोग के लिए है, उन्हें किसी न किसी रूप में ब्रिटेन भेज दिया जाता है। तो वे जो उन्होंने भारत ने संसाधन जनरेट किए हैं, क्रिएट किए हैं, वे भारत में यूज नहीं होते। बात समझ पा रहे हो? भारत में आपने उत्पादन किया, यूज कहां हो रहा है? इंग्लैंड में जाकर। भारत में कमर्शियल फसल आपने उगाई, यूज जा कहां रही है? इंग्लैंड में, है ना? तो भारत के संसाधन भारतीयों के प्रयोग के लिए नहीं है। दैट इज कॉल्ड ड्रेन ऑफ वेल्थ। यही ड्रेन ऑफ वेल्थ है, यही धन का निष्कासन है। और दादा भाई नौरोजी बच्चों इसे आगे बढ़ाते हुए फर्दर सेड दैट कि ये जो एक कुचक्र बन गया, और 1757 के बाद से जो भी भारत से ले जाया गया 1947 तक, उसमें से कुछ भी वापस नहीं लौटाया गया। कमाल की बात देखो, बस जा रहा है, कुछ वापस आ नहीं रहा है। ये दादा भाई नौरोजी कहते हैं। तो और वे ये सारी बातें कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। यानी इस किताब में जो आप जानते हो बच्चों, इसमें वो इस लेख में कहते हैं ये सब। एक नाम और है बच्चों जिसे आप कह सकते हैं महादेव गोविंद रानाडे। नाम सुना है बच्चों आपको? एम जी रानाडे। एम जी रानाडे जो है बड़ी विशिष्ट भूमिका में है बच्चों। अब रानाडे की भूमिका, रानाडे वाज द सोशल रिफॉर्मर ऑफ महाराष्ट्र। याद है बच्चों? महाराष्ट्र में अग्रिम पंक्ति के सोशल रिफॉर्मर है। एंड ही वाज ऑल्सो फाउंडिंग मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। याद आ रहा है? फाउंडिंग मेंबर भी है इंडियन नेशनल कांग्रेस के। पूना सार्वजनिक सभा, बाद में बच्चों डक्कन एजुकेशन सोसाइटी उनके प्रभाव से, और प्रार्थना समाज बच्चों, है ना? अपने आप में एक जस्टिस थे और बड़े थिंकर्स भी थे, पढ़े लिखे व्यक्ति है ये लोग। जस्टिस भी है, सरकारी नौकरी में है, बहुत करीब से देखा है भारत के विकास को। बस ये कहते हैं कि भारत के विकास के लिए एक काम कर दे ब्रिटिश, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दे वो, अर्थात औद्योगिकीकरण कर दे।
जब तक औद्योगिकरण भारत में नहीं होगा तब तक भारत का आर्थिक विकास किसी भी रूप में संभव है ही नहीं। ये कहते हैं महादेव गोविंद रानाडे। और बच्चों 34 व्यक्ति है रमेश चंद्र दत्त। रमेश चंद्र दत्त 4 की बात बता रहे हैं आपको। रमेश चंद्र दत्त बच्चों कहते हैं इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये लिखते हैं इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये लिखते हैं और उसमें ये कहते हैं कि भारत की इकोनॉमी बहुत प्रॉस्पर इकोनॉमी रही है, बहुत संपन्न अर्थव्यवस्था रही है पूरी दुनिया में। लेकिन उसके साथ 1757 में जो हुआ उसके बाद 190 इयर्स के दौर में वो बहुत गलत था और उसमें वह शोषक बन गया, वह शोषणात्मक बन गया, यानी कि जिसका शोषण किया जाता है। और ये लगातार चलता रहा 190 वर्षों तक और हमारी इकोनॉमी ध्वस्त होकर 26 से 4 पर गिर गई। हमारी इंडस्ट्रीज, हमारा एक्सपोर्ट, हमारा प्रोडक्शन, हमारी एग्रीकल्चर, बैकवर्डनेस ऑफ जो लैंड है बच्चों उसका, बैकवर्डनेस ऑफ इंडस्ट्रीज। और भारतीय ब्रिटिशों ने बच्चों भारत के साथ एक बहुत अनोखा काम ये किया है कि भारत को औद्योगिकरण से दूर रखा है। 1850 का दौर। और बच्चों चलो मान लो हम अपने इतिहासकारों की बात को थोड़ा सा कम करके आंकते हैं तो कार्ल मार्क्स भी यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका बताते हैं और कार्ल मार्क्स की भी महत्वपूर्ण भूमिका। और कार्ल मार्क्स का वह कथन बच्चों हमेशा याद रखा जाएगा कि भारत में भारत की आर्थिक स्थिति या भारत में अकालों का के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश है। आर्थिक बच्चों व्यवस्था है जो इतनी गिर गई है उसके जिम्मेदार कौन है? सिर्फ ब्रिटिश है। उन्होंने भारतीय उद्योगों का पूर्ण रूप से विनाश कर दिया और जो परंपरागत उद्योग थे उनका और जो कारीगर बुनकर थे वो बच्चों रोड पर आ गए, सड़कों पर आ गए, कार्ल मार्क्स कहता है। और इसके लिए केवल वही जिम्मेदार थे। कारण है औपनिवेशिक शासन, यानी बच्चों कॉलोनियल रूल यहाँ क्या है? कारण है। अब कार्ल मार्क्स आगे चलकर बच्चों हमें कॉलोनियल रूल के दुष्परिणाम भी बताते हैं कि देखो इसके कारण हुआ है और फिर वो इसको जाकर पूंजीवाद से जोड़ देते हैं। ध्यान से सुनेंगे, किससे जोड़ देते हैं? कैपिटलिज्म से। वो बताते हैं कि कैपिटलिज्म कैसे आता है। कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद का वो विरोध करते हैं, पूंजीवाद का वो विरोध करते हैं बच्चों और धीरे धीरे वो सोशलिज्म की तरफ बढ़ते हैं। किसकी तरफ बढ़ते हैं? सोशलिज्म की तरफ, समाजवाद की तरफ बढ़ते हैं। और वो यही कहने लगते हैं कि संसाधनों का समान वितरण होना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। तब जाकर लोगों को आर्थिक न्याय प्राप्त होगा, इकोनॉमिकल जस्टिस मिलेगा। आर्थिक न्याय का मतलब है अंतिम व्यक्ति तक संसाधनों की पहुंच। ये बताते हैं कार्ल मार्क्स। समाजवाद वो ऐसा नहीं है कि बस केवल एक थ्योरी के एक शब्द के रूप में उन्होंने प्रस्तुत कर दिया, नहीं, इसकी पूरी थ्योरी को फिर वो समझाते हैं कि पूंजीवाद हमारे लिए किस लिए खतरनाक है, समाजवाद किस लिए अच्छा है। पूंजीवाद का मतलब है कुछ ही लोगों के हाथों में सभी संसाधनों का आ जाना, ये पूंजीवाद है, ठीक है। और प्राइवेट हाथों में वस्तुओं का उत्पादन, आपने तो सुना ही होगा बच्चों। और जो सोशलिज्म है बच्चों, उसका मतलब यही है कि जो प्रोडक्शन के साधन है वो सरकारी हाथों में रहे, सरकार के हाथों में, और वह यह सुनिश्चित करे, ध्यान दे, वह सुनिश्चित करे बच्चों इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो संसाधनों का, समान वितरण हो संसाधनों का। दैट इज कॉल्ड समाजवाद। इससे ज्यादा आपको समाजवाद में नहीं जानना। समाजवाद तो एक बहुत बड़ा सिद्धांत है बच्चों, उसको हम समझेंगे जब थिंकर्स पढ़ाएंगे तब। अब गांधी बच्चों दोनों को मिलाते हुए दिखाई देते हैं, ध्यान से सुनिए, दोनों को
मिलाते हुए दिखाई देते हैं। और वो कहते हैं कि कैपिटलिज्म और समाजवाद दोनों को मिलाकर चलना चाहिए। पूंजीवाद भी जरूरी है, कैपिटलिस्ट भी जरूरी है, मुकेश अंबानी भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि वह, उसके पास क्षमता है औरों से अलग। एलन मस्क जरूरी है क्योंकि उनके पास ऐसी क्षमताएं हैं जो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर दे, ज्यादा से ज्यादा क्या कर ले, इनकम जनरेट कर ले, संसाधनों का संकेंद्रीकरण कर ले। तो उन्हें खोना नहीं चाहिए, हमें खोना नहीं चाहिए, बस उनका नैतिक उत्थान कर देना चाहिए। मुकेश अंबानी को ये सिखा दो कि शादी में इतने पैसे मत लगाओ भैया, गरीबों में बांट दो, है ना। 5,000 करोड़ के घर में रहने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और आप जो है एक छोटे घर में रह सकते हैं, और संसाधनों का क्या कर दो, वितरण। तो कमाने की जब इनकम की बात आए तो अपना लेना कैपिटलिज्म। इससे क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों यूपीएससी में भी। जब इनकम की बात आए तो अपना लेना कैपिटलिज्म। जब बच्चों इनकम की बात ना हो और वितरण की बात हो तो अपना लेना समाजवाद। दोनों को मिला दो। ये बात कहते हैं कौन, महात्मा गांधी। तो हम्म तो ये है बच्चों कार्ल मार्क्स की बात। तो ये बच्चों देखो, रजनी पामदत्त, दादा भाई नौरोजी, रानाडे, और इधर रमेश चंद्र दत्त, ये सारे लोग भारतीय इकोनॉमी की बात करते हैं। रजनी पामदत्त तो विशेष रूप से ये कहती है कि रजनी पामदत्त बच्चों ये दिखाई देते हैं अपनी बुक में कहते हुए कि भाई जो इंडिया टुडे है उसमें देखो भारतीय पूरी इकोनॉमी को ही 3 चरणों में डिवाइड कर दिया गया, और कैसे कैसे एक्सप्लोइटेशन हुआ इकोनॉमिक वो दिखाते। कैसे कैसे हुआ, 3 चरण कौन कौन से थे याद हैं? फर्स्ट फेज, 3 फेजेज ऑफ इंडियन इकोनॉमी, 3 फेजेज ऑफ इंडियन इकोनॉमी याद है? क्या है बताना? इंडियन इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश रूल भी लिखना पड़ेगा, अंडर ब्रिटिश रूल, यानी ब्रिटिश शासन के अंतर्गत, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था के चरण, भारतीय अर्थव्यवस्था के चरण। पहला फर्स्ट फेज, प्रथम चरण में। फर्स्ट फेज क्या है बस समझ लो ऐसे ही। प्रथम चरण क्या है बच्चों? प्रथम चरण का मतलब है 1757 से स्टार्ट होकर 1813 तक चलता है, और इसको कहते हैं बच्चों कमर्शियलाइजेशन। क्या कहते हैं? कमर्शियलाइजेशन, यानी कि हिंदी में कहते हैं वाणिज्यवाद, वाणिज्यवाद। इसको, इसमें बच्चों फिनिश्ड गुड्स को ध्यान देंगे, जो फिनिश्ड गुड्स है बच्चों उनको सीधे सीधे भारत से खरीद कर निर्यात कर दिया जाता है, एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। और ये चरण बच्चों 1757 टू 1813 तक चलता है। 1857 से पहले की घटना है, कारण के रूप में नहीं होगा, होगा। तो इसमें क्या हुआ, इसमें कहते हैं कि इसमें लगातार जो संसाधन है, और ये भी बताते हैं कि in 1764 British fought the battle of Buxar in India, and in this battle they defeated Shah Alam II और इंडियन अलायंस, कुछ भी कह लो, and signed the Treaty of Allahabad. According to the Treaty of Allahabad, they got the rights of Diwani rights of Bengal, Bihar and Orissa. ये पहली बार हुआ है, इससे पहले कभी भी दीवानी अधिकार नहीं मिले, नहीं मिले। तो बच्चों इसके बाद इसी चरण में है वो दीवानी अधिकार, है या नहीं? तो पहले तो क्या होता था, ध्यान से सुनो, पहले तो 8-10 साल ऐसा होता था कि पैसे दिए, फिनिश गुड्स खरीदी और बेच दी यूरोप में जाकर, बढ़िया मुनाफा। बढ़िया मुनाफे की बात करें तो बार बार ना आंकड़े ले लो तुम, बार बार आंकड़े मत लो तुम,
लेकिन एक आंकड़ा तो तुम ले ही सकते हो, वो है वास्को डी गामा का, 60 गुना ज्यादा प्रॉफिट भारतीय माल पर। 20 गुना 30 गुना मान लो, ये प्रॉफिट कम है क्या? एक तरीके से हमारे संसाधनों का बहिर्गमन स्टार्ट हो गया। समझ पा रहे हो बच्चों, क्या हो गया? बाहर निकलना, हमारे संसाधनों का ड्रेन स्टार्ट हो गया, हो गया। अब दूसरे चरण, अच्छा अब 1813 तक ये चलता रहा। रजनी पामदत्त के अनुसार इसी के कारण बच्चों ब्रिटेन औद्योगिक क्रांति के दौर से गुजर गया और वहां पर बड़ी बड़ी मशीनें आ गई, प्रोडक्शन। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मिड 18th सेंचुरी वी सी द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में भारी भारी मशीनें आ गई, प्रोडक्शन बहुत हैवी होने लगा, तो उन्हें अपनी नीति परिवर्तित करनी पड़ी सेकंड फेज में। क्या करनी पड़ी? परिवर्तित। सेकंड फेज में उन्होंने दूसरा काम शुरू किया और ये है 1813 टू बच्चों 1858 तक ये चला। अब ये दौर जो है बच्चों, इस दौर में उन्हें रॉ मटेरियल्स की बहुत ज्यादा जरूरत थी भारी मशीनों के लिए, तो उन्होंने रॉ मटेरियल्स का सोर्स बनाया इंडिया को। इसको बनाया और भारत से इंडिगो और बच्चों कॉटन, इसको क्या किया गया? निर्यात किया गया। तो इस तरीके से अब भी भारत के संसाधनों का बहिर्गमन, अभी भी भारत के संसाधनों का ड्रेन रुक नहीं रहा है और वे इस रूप में जाने लगे अब, ठीक है। और बच्चों यहाँ पर कमर्शियल क्रॉप्स आ गई। कमर्शियल क्रॉप्स के कारण जो भारत में बच्चों खाद्यान्न फसलें हैं उनकी कमी होगी, और खाने की कमी होगी, अल्टीमेटली फेमिन या अकाल सामने आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? और थर्ड फेज में बच्चों उन्होंने कमाल ही कर दिया। भारतीयों की संतुष्टि के लिए उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट के काम हम करेंगे जरूर, लेकिन इसे बच्चों उन्होंने फ्री ट्रेड कहा। क्या कहा? फ्री ट्रेड कहा, यानी मुक्त व्यापार कहा इसे। मुक्त व्यापार कहा इसे कि हम मुक्त व्यापार कर रहे हैं। और इस फेज की एक और विशेषता थी बच्चों कि जब आप रॉ मटेरियल्स ले जा रहे हो कहाँ? ब्रिटेन, तो रॉ मटेरियल्स को मशीनों के द्वारा तैयार करने के बाद इतनी भी औकात आपकी नहीं है, आपके पास इतनी ज्योग्राफिकल एरिया भी नहीं है कि आप उसको वहीं पर उसकी खपत कर दो। आपके पास तो है नहीं इतना बड़ा, आपका देश तो बहुत छोटा सा है ना। आप लिमिटेशंस है, वहां पर ज्योग्राफिकल लिमिटेशंस है, तो उसके लिए भी आप किसे चुनोगे? भारत को। और उस माल को वापस लाकर भर दोगे कहाँ? इंडियन मार्केट्स में। और इंडियन मार्केट्स में क्या है? जो कारीगरों का माल है वो है, कम से कम भारत वाले तो खरीद रहे हैं, क्योंकि आउट ऑफ इंडिया या यूरोपियन मार्केट में बच्चों उन्होंने क्या किया था? भारतीय माल पर 200% तक की ड्यूटी लगाई थी, जिससे भारतीय माल अपने आप ही यूरोपियन मार्केट से क्या हो गया था? बाहर हो गया था। लेकिन ये उन्होंने बाहर किया, निर्यात को ऐसे किया। लेकिन भारत में उन्होंने और इससे भी डिफरेंट कर दिया। भारत में उन्होंने क्या किया बच्चों? उस माल को, सस्ते माल को लाके भारत के बाजारों में भर दिया। और अब इंडियंस भी इंडियंस का माल नहीं खरीद रहे हैं, क्योंकि उन्हें सस्ता मिल गया। इसलिए बच्चों हमारा आंदोलन नेशनल, इस चीज को खत्म करने के लिए, सोचो दादा भाई नौरोजी कहते हैं इस दंश को खत्म करने के लिए, और बाद में महात्मा गांधी भी इसमें ऐड होते हैं, हमें हमें कम से कम 20-30 सालों तक स्वदेशी 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 कहना पड़ा। इतना प्रभाव डाल दिया उन्होंने कि 1906 में जब हम एक मूवमेंट ही करते हैं, जब हम पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट जाते हैं, तो हमें स्वदेशी का नारा देना पड़ता है कि स्वदेशी को अपनाओ भाई। क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को पंगु करना चाहते हैं। ना तो उनका माल कोई खरीदेगा और ना भारत में और आर्थिक लाभ होगा, और आर्थिक यानी कि इकोनॉमिकल बेनिफिट ही उनके शासन का मूल उद्देश्य है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ब्रिटिश रूल का? इकोनॉमिकल बेनिफिट्स किसी भी रूप में, वो खत्म कर दो, काम हो गया। अब ध्यान से सुनो, अब उन्होंने भारतीय बाजार, अब भारतीय माल नहीं खरीद पा रहे हैं, तो यूरोपियन मार्केट से गया, और बच्चों भारत की मार्केट से भी गया। और जो बेचारे बेरोजगार हुए आर्टिसंस, यही कार्ल मार्क्स एंट्री करते हैं और वो कहते हैं देयर इज नो एनी इंडस्ट्रीज इन द डिकेड ऑफ 1850 इन इंडिया। कोई उद्योग नहीं है, और बस सारे बुनकरों की हड्डियां,
मैदान में बिखरी पड़ी। सब जाकर किसकी तरफ घुस रहे हैं? एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पर दबाव बढ़ गया। और जैसे ही वहां हाई रेट ऑफ टैक्सेशन, हाई रेट ऑफ रेवेन्यू है, वहां जैसे ही गए खलबली मच गई, अकाल ही अकाल, भयानक तांडव। भारत में 3 करोड़ लोग अकाल से मर गए। तभी तो बच्चों 1857 जैसी क्रांति हो गई। ये जड़ के कारण है। श्रमिक वर्ग प्रभावित, कृषक वर्ग प्रभावित, सब वर्ग प्रभावित है बच्चों। कृषक वर्ग प्रभावित क्यों है बेचारा? ट्रेडर्स प्रभावित। कृषक वर्ग इसलिए प्रभावित किया है कि बस जो एग्रीकल्चर है बच्चों, उनके पास जो लैंड है वो केवल सोर्स है रेवेन्यू जनरेट करने का। क्या उसके लिए किसी फैसिलिटीज की आवश्यकता नहीं है? उसकी लैंड को फर्टाइल करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? तो कृषि का पिछड़ापन आप एक्सेप्ट कर रहे हो और सिर्फ आप कर ले रहे हो। प्रेमचंद क्या कहते हैं गोदान में? यही तो बताते हैं कि देखो क्या भूमिका है किसान की, छोटे किसानों की भूमिका क्या है। आत्महत्या कर लेना, एक साल घाटा, दूसरा साल घाटा। तो इस तरह की स्थिति में जब जाता है, साहूकार के चंगुल में फंसता जाता है, पारिवारिक समस्याएं अलग है, व्यक्ति दम तोड़ देता है। अर्थ बच्चों जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है कि नहीं? ये बात भी अलग है कि अर्थ सब कुछ नहीं है, लेकिन आपके जीवन को रेगुलेट तो वही करता है ना? आर्थिक स्थिति यदि उसे खत्म कर दोगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। मानते हो या नहीं मानते? और बौद्धिक विकास भी कहीं ना कहीं आर्थिक विकास से जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ है नहीं? हाँ, बट आर्थिक विकास को या अर्थ को बच्चों कभी भी हमें इतना ऊपर नहीं समझना चाहिए कि वो सर्वोपरि हो जाए, है ना? तो थर्ड फेज बच्चों, थर्ड फेज है कैपिटलिज्म का थर्ड फेज। कैपिटलिज्म का थर्ड फेज है, यानी बच्चों इसे हम कहेंगे पूंजीवादी फेज। पूंजीवादी फेज का मतलब है, बहुत आसान शब्दों में समझो, अब पूंजीवादियों की एंट्री है भारत में सीधा। और पूंजीवादी बहुत है ब्रिटेन में भाई, बहुत है, भारी संख्या में। और उनकी एंट्री कहाँ हो गई? भारत में। उनकी एंट्री कहाँ हो गई? भारत में। और जैसे उनकी एंट्री हुई भारत में तो उन्होंने अपने धन को निवेश करना शुरू कर दिया। और जैसे उन्होंने अपने धन को निवेश करना शुरू किया, वैसे ही बच्चों उन्हें ब्याज की गारंटी मिलने लगी। और अब भी हमारा ड्रेन ऑफ वेल्थ कंटिन्यू है। यस और नो? ये सारे कारण आर्थिक है जो हमने आपको बताए भी थे। लेकिन एक बार फिर से, क्योंकि यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश रूल टॉपिक नहीं है, टॉपिक नहीं है। यदि बीपीएससी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ भी लेता है तो वो अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करेगा, लेकिन फिर भी आपके पास है अच्छा सा, क्योंकि इस टॉपिक को हमने बहुत सब्जेक्टिव वे में पढ़ाया था। सारे टॉपिक सब्जेक्टिव वे में पढ़ाए हुए। तो ये है। तो लिखो बच्चों, इसे हम लिख लेते हैं। समझ में आ गया पूरा? ये ड्रेन ऑफ वेल्थ का मंजर है। अभी एक विश्लेषण आया था बच्चों, बहुत अजीब सा विश्लेषण है। सर फैन ऑन करवा दीजिए। आज तो आवश्यकता नहीं लग रही है। देखो ज़्यादा हीरो बनोगे ना तो तबीयत खराब भी हो जाएगी, इसलिए ध्यान रखो। एग्जॉस्ट चलवाए जा सकते हैं, एग्जॉस्ट चलवा दीजिए। हैं वो, ये बस एग्जॉस्ट चलवा दीजिए। तो देखो यहाँ पे, ये बच्चों थर्ड फेज है, सेकंड फेज, ये फर्स्ट फेज है, तो समझ में आ गया? हाँ। अब ये एक बहुत अनोखा सा बच्चों एक सर्वे आया है, ठीक है? और ये सर्वे है बहुत, मतलब अनोखा ही है। 10 दुनिया के सबसे जो धनी व्यक्ति है उनमें से 6 के तलाक हो गए। कितना जबरदस्त है, सोचो आप, है ना? तो तो ये
इसका इस शोध का? अरे सामान्य बात कर रहे हैं कि मतलब एक सामान्य लेख में आया था कि भाई इस तरह की इस घटनाएं हैं कि जो 10 अमीर लोग हैं, बिल गेट्स, है ना, ये देखो आप, यहाँ पे 10 में से 6 के तलाक हो गए। तो यानी सोचकर देखो, अमीर लोग भी ज्यादा प्रसन्नचित अवस्था में नहीं है। यदि अमीरों के पास ही सारा सुख होता तो क्या वो अपनी तलाक की दौर से प्रक्रिया से गुजरते? है कि नहीं? तो ये स्थिति बनती है, यानी अर्थ सब कुछ है, मतलब अर्थ बहुत कुछ है पर सब कुछ नहीं होता है। तो जीवन में बहुत कुछ और भी चाहिए होता है कई बार। लिखे बच्चों, अरे शांति, शांति की तलाश है कि नहीं है? अब अमेरिका में बहुत, आप देखते हो हाई प्रोफाइल लोग वहां जो है निवास करते हैं। अमेरिका में कैसी स्थिति बनी हुई है पता है आपको? अब अमेरिका ने एक जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है बच्चों, उसकी उसके जो सोपान हैं उसको टच कर लिया, है ना भाई, ये इकोनॉमिकल ग्रोथ है ना। यानी इससे ज्यादा ग्रोथ अब क्या होगा? सब कुछ है आपके पास, एक बढ़िया घर है, एक अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज है, अच्छी एजुकेशन है, आपका वेल डेवलप्ड कंट्री है, गाड़ी है, सब कुछ है। अब गाड़ी है, सब कुछ है, कई कई महिला मित्र भी है ना? ये भी है, ये भी सुख में समाहित किया जाए। अब लोग जो है मानसिक रूप से अशांत होना शुरू हो जाते हैं। अब जैसे ही लोग मानसिक रूप से अशांत होते हैं तो वैसी वैसी एक्टिविटीज करते हैं बच्चों, कि वो गए, उनके पास गन के लाइसेंस होते हैं, अपनी गन को लेकर निकाल कर गए, किसी कॉलेज में पहुंचे और अंधाधुंध गोलियां बरसा दी दूसरों पर। बताओ, ये आत्मिक रूप से असंतुष्ट है, दूसरे तो बेचारे हो सकता है संतुष्ट हो, उनको फ्री में मार दिया। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं वहां देखोगे आप अमेरिका में। उठाकर देखो, पिछले 5 साल का न्यूज़पेपर उठाओगे, और अमेरिका तो बच्चों उन देशों में से है, मरेंगे 5 बताएगा एक, है ना। बाहर वो अपनी मतलब विश्व पटल पर वो दिखाना चाहता है, देखो मैं कितना सुदृढ़ कंट्री हूं, मतलब, है ना। तो लेकिन तब भी इस तरह की घटनाएं आ जाती है कि यूनिवर्सिटीज में ऐसे कांड हो गए, लोगों ने चौराहे पर जाकर लोगों को मार दिया। क्यों? बताओ, मानसिक रूप से कितना असंतुष्ट हो गया, है कि नहीं? बिहार में रेगुलर होता है? बिहार में तो अलग कारणों से होता है। बिहार में, हाँ बिहार में ही तो कहा है हमने। अच्छा हाँ। तो तो ये तो वहां तो अलग, यहाँ तो अलग कारणों से होता है। ऑटो चालक की पत्नी ट्रक ड्राइवर के साथ भागी, यहाँ तो वो इसलिए सदमे में चला गया, है ना। तो ये यहाँ तो ये दूसरे केस है। यहाँ पर अभी पूरी तरीके से इकोनॉमिकल संतुष्टि कहाँ हुई है? लिखे बच्चों इसमें, आर्थिक कारण में। ये समझ में आ गया? लिखो, इकोनॉमिकल कॉजेज। लिखो बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चे भी लिखेंगे और सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है तो मैं, एसडीएम साहब, एसडीएम श्वेता रानी, और सब कुछ याद हो रहा है? चलो बढ़िया है। अच्छा, एक कह रहा है मनीष कुमार, ये कह रहा है जय हो ऑटो ड्राइवर की। इन बातों में इनको रस आता है, आनंद की प्राप्ति होती है। इकोनॉमिकल कॉजेज वर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल, इकोनॉमिकल कॉजेज वर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857, फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति के लिए आर्थिक कारण प्रमुख रूप से जिम्मेदार है, या प्रमुख रूप से उत्तरदायी रहे, रहे कि नहीं रहे? सबसे महत्वपूर्ण भूमिका तो यही है भाई, कि आप आर्थिक कमर तोड़ के रख दो किसी देश की, है ना। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज, ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज डिस्ट्रॉयड इंडियन ट्रेड एंड एग्रीकल्चर,
ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज डिस्ट्रॉयड इंडियन ट्रेड एंड एग्रीकल्चर। भारतीय ब्रिटिश आर्थिक नीतियों ने ब्रिटिश आर्थिक नीतियों ने भारतीय व्यापार और कृषि को नष्ट कर दिया, को नष्ट कर दिया। रजनी पाम दत्त ब्रैकेट में इंडिया टुडे, इंडिया टुडे said that Indian economy under British rule, Indian economy under British rule divided into three phases, divided into three phases। रजनी पाम दत्त ने अपनी पुस्तक में भारत में ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के भारत में भारत में ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के 3 चरण बताए हैं। छोटा सा स्ट्रक्चर यहां पर खींच दो ताकि आपको याद आए, क्योंकि मुझे पता है तुम महान हो और हो सकता है प्री के नोट्स ना पढ़ो, है ना, पर लेकिन पढ़ लेने चाहिए। छोटा सा एक स्ट्रक्चर खींचने की कोशिश करेंगे बेटा। ये वाला, ये वाला बेटा, यहाँ पर कमर्शियलाइजेशन है बेटा, यहाँ पर क्या है, कमर्शियलाइजेशन, कमर्शियलाइजेशन, ठीक है बेटा। वाणिज्यवाद है, ये फ्री ट्रेड है बेटा, और ये पूंजीवादी चरण है। बस अब आपको याद आ जाएगा, है ना, इसके माध्यम से आप क्या बताना चाहते हैं। इससे आगे हम और कुछ नहीं लिखवाएंगे, बस इसे नोट कर लो। हाँ बिल्कुल, मर्केंटिलिज्म भी बोलते हैं बेटा उसको, हाँ, मर्केंटिलिज्म भी बोलते हैं, वाणिज्यवाद ही बोलते हैं। ठीक है, मर्केंटिलिज्म भी बोलते हैं। दूसरा लिख दो बेटा, फ्री ट्रेड, फ्री ट्रेड बेटा। क्लियर हुआ, ये कारण में आएगा मुख्य रूप से। ठीक है, हमने बता दिया कि रजनी पामदत्त ने क्या कहा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, बन गया, बना लो। ये क्यों लिखवाया, क्यों बनवाया बच्चों, इसका कारण है क्योंकि जब भी आप कारण लिखोगे तो इस ये फेज आपको याद आएगा, है ना। और केवल आर्थिक कारण संबंधी चीजें कभी पूछ ली तो इसे डिटेल दे दोगे कि पहले चरण में क्या हुआ, दूसरे चरण में क्या हुआ, तीसरे चरण में क्या हुआ, जो प्री में लिखवाया है, ठीक है, वही वाला। तो उसे रिपीट करने की आवश्यकता यहाँ नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, बना लिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे बेटा, लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट, हाई रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू इन इंडिया high rate of land revenue in India was responsible for the huge discontent among peasants, among peasants
भू राजस्व की ऊंची दरें, भू राजस्व की ऊंची दरें किसानों में असंतोष का, किसानों में असंतोष का प्रमुख कारण बने। बनेगी क्या नहीं बनेगी? नेक्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, ब्रिटिश पॉलिसीज डिस्ट्रॉयड इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। कार्ल मार्क्स के अनुसार, कार्ल मार्क्स के अनुसार, कार्ल मार्क्स बच्चों, कार्ल मार्क्स के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, ब्रिटिशों ने भारतीय व्यापारिक ढांचे को, भारतीय व्यापारिक ढांचे को नष्ट कर दिया। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, ड्यूरिंग द डिकेड ऑफ 1850, during the decade of 1850 there is no industry in India। उनके अनुसार 1850 के दशक में भारत में कोई औद्योगिक इकाई नहीं थी। He further said that, he further said that, वह आगे कहते हैं कि द कंडीशंस ऑफ आर्टिसंस एंड वीवर्स, वीवर्स मतलब बुनकर, द कंडीशंस ऑफ आर्टिसंस एंड वीवर्स वर वेरी पुअर एट दैट टाइम। वे आगे कहते हैं कि इस समय भारत में श्रमिक वर्ग, शिल्पी वर्ग, श्रमिक वर्ग, शिल्पी वर्ग और बुनकरों की स्थिति अत्यंत खराब थी, अत्यंत खराब थी। which created, which created huge discontent, huge dissatisfaction among labor class, जिसने श्रमिक वर्ग के बीच असंतोष की स्थिति पैदा कर दी, जिसने श्रमिक वर्ग के बीच असंतोष की स्थिति पैदा कर दी। ऐसे लिखोगे बच्चों, है ना, थोड़ा सा बताओगे कि कैसे लिखना है। तो ये है बच्चों एक लिखिए। अच्छा बच्चों, किसानों की स्थिति तो ऐसी थी कि नो एनी रिलीफ टू पेजेंट्स इन केस ऑफ ड्राउट, यानी सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, ड्राउट एंड फ्लड, कोई रिलीफ नहीं है, आपको जस का तस टैक्सेशन देना पड़ेगा। और यदि आपके पास पैसा नहीं तो आप लैंडलॉर्ड के पास जाओ और उससे उधार लो, लेकिन दो, है ना, तो ये देना पड़ेगा। ये पॉलिसीज है बच्चों, लिखिए। नो एनी रिलीफ, इसी में अगला पॉइंट, टू पीजेंट्स इन केस ऑफ, शिल्पकार का जो काम करते हैं बेटा वो शिल्पी कहलाते हैं।
शिल्पी मतलब समझते हो? अरे अच्छा, इसने पूछा ये शिल्पी कौन है, नहीं पूछा है शिल्पी वर्ग क्या है सर। तो वो शिल्पी जो कारीगरी का काम करते हैं बच्चों, शिल्पकार है, कुछ बनाते हैं, है ना, मूर्ति बनाते हैं, जैसे शिल्पकार हो गया, महल बनाएंगे शिल्पकार हो गया। लिखो, नो रिलीफ टू पीजेंट्स इन केस ऑफ ड्राउट एंड फ्लड। बाढ़ और सूखे की स्थिति में, बाढ़ और सूखे की स्थिति में किसानों को राहत नहीं दी जाती थी, किसानों को राहत नहीं दी जाती थी। बच्चों ब्रिटिश इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के बारे में तो हमने लिख ही लिया, ठीक है, लिखो, एक्सप्लोटेटिव लैंड रेवेन्यू सिस्टम लिख लो। ब्रिटिशर्स imposed, ब्रिटिशर्स imposed exploitative land revenue systems in India. Britishers imposed exploitative land revenue system in India during their reign. अपने शासन के दौरान ब्रिटिशों ने भारत में शोषणकारी भू राजस्व व्यवस्थाएं लागू कर दी। फॉर एग्जाम्पल, परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट, नंबर 2 रैयतवारी सिस्टम एंड महलवारी सिस्टम, एंड महलवारी सिस्टम। परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवारी एंड महलवारी सिस्टम। उदाहरण के तौर पर स्थायी बंदोबस्त, जानते हो बच्चों, डिटेल से पढ़ा था, मेरिट डिमेरिट लिख के, है ना। स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी व्यवस्था, ठीक है। तो ये बच्चों स्थिति हो गई, ब्रिटिश इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हो गई, शोषणकारी भू राजस्व व्यवस्था हो गई, और बच्चों भारत में अकालों की बारंबारता। लिखिए, ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स, नेक्स्ट पॉइंट, ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स वी सी, वी सी frequency of famines in India, वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन के कारण भारत में अकालों की बारंबारता देखी गई, अकालों की बारंबारता देखी गई, अकालों की बारंबारता देखी गई। और आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है, इन दीज फेमिन्स अप्रोक्स 29 million पीपल वर डाइड, लिख लो ये पॉइंट भी, इन दीज फेमिन्स about 29 peoples, 29 million peoples were died। इन अकालों में, इन अकालों में लगभग 29 मिलियन लोग मारे गए। which created
डिससेटिस्फैक्शन, ह्यूज डिससेटिस्फैक्शन अमंग लोअर क्लासेस, जिसने निम्न वर्ग में गहरे असंतोष को जन्म दिया, गहरे असंतोष को जन्म दिया। ठीक है। और बच्चों बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर लिख लो, बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर। बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर was also responsible for this revolt। इस असंतोष का कारण कृषि का पिछड़ापन भी था, असंतोष का कारण कृषि का पिछड़ापन भी था। ठीक है बच्चों। तो और बाद में भी बच्चों थिंकर्स ने इस पर सहमति जताई कि वास्तव में ऐसी चीजें रही है। ये तो हो गया बच्चों एक बात। अब हम बात करेंगे मिलिट्री कोजेज की। ठीक है। अब आपके पास यदि इकोनॉमिकल कोजेज केवल पूछा जाए, केवल इकोनॉमिकल कोजेज पूछा जाए, तो बच्चों आप बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। यही मेंस है ना। जहां एक इंग्लिश वाली कॉपी दिखाओ, कोई इंग्लिश मीडियम वाली। देखो ये हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम दोनों की बात तो एक ही है, हम तो एक जैसा ही लिखवाते हैं। तो अब ये दे देखो बच्चों 2 पेज के आसपास लगभग हमारा मैटर केवल इकोनॉमिकल कॉजेज का है। इससे बच्चों हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम ऐसे कंटेंट को लेकर चलेंगे जिससे कि हम आसानी से क्वेश्चंस बना ले। हमारे पास पर्याप्त वर्ड्स होने चाहिए। ठीक है। और शुरुआती क्लासेज में हम आपको ये बता रहे हैं, धीरे धीरे ये आदत डलवा रहे हैं। ठीक है। बाद में बहुत सारी चीजें आप खुद भी लिखना शुरू कर दोगे, लेकिन शुरुआती चरण में आपको समझाना पड़ेगा कि ऐसे हमें डिटेल जाना है मेंस में, क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू प्री का नहीं है कि आपने लिख दिया सीधा बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर, ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ रह गया बच्चों, एक पॉइंट और जोड़ो, ड्रेन ऑफ वेल्थ बहुत अच्छा कारण है। लिखा है? चलो फिर ठीक। लिखा नहीं है शायद, बस वो 4 थिंकर्स बनाए होंगे आपने, है ना। तो बनाए होंगे तो ठीक है। नहीं तो लिख लो ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ धन का निष्कासन। इसे डिटेल हम देंगे नहीं क्योंकि दिया हुआ है हमने डिटेल, प्री में अच्छे से समझाया हुआ। ड्रेन ऑफ वेल्थ, व्हाट इज ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, है ना, धन का निष्कासन। अब बच्चों हाँ नहीं बेटा इसमें नहीं लिखवाना, बस ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। मिलिट्री कोजेज, मिलिट्री कोजेज को समझते हैं बच्चों की। देखो अभी हम लोगों ने सोशल कोजेज, सोशल बैकग्राउंड समझ लिया, कल्चरल बैकग्राउंड समझ लिया, साथ ही पॉलिटिकल बैकग्राउंड, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड। अब हम आते हैं मिलिट्री बैकग्राउंड पे, यानी ये है बच्चों कैसा, सैन्य कारण। सैन्य कारण बच्चों क्या हो सकते हैं, आप एक बार अनुमान लगाओ मन में ही कि भाई क्या कारण हो सकते हैं सैन्य। 3-4 कारण हैं। ठीक है बच्चों, डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज, है ना, वो भी बिटवीन इंडियन सोल्जर्स एंड यूरोपियन सोल्जर्स, है ना। और यूरोपियन सोल्जर्स को फैसिलिटीज क्या दी जाती है, अच्छी दी जाती है ना, अच्छी फैसिलिटी दी जाती है। जबकि जबकि जो जो फैसिलिटीज है बच्चों भारतीयों को वो बिल्कुल नहीं दी जाती। कैनिंग ने बच्चों ये शुरू कर दिया कि समुद्र पार जाकर के पोस्टिंग आपकी नियुक्ति लागू कर दी, उन्होंने सेवा जारी कर दी, सेवा लागू कर दी कि समुद्र पार जाकर आप सेवाएं कीजिए। ये कारण है प्रमुख रूप से। तो ये सारे कारण साथ में बच्चों आप ये क्या चर्बी लगे कारतूस, क्या कारण नहीं है बच्चों, ये भी कारण है, ये भी एक तात्कालिक कारण में जुड़ जाएंगे। अच्छा बच्चों तुर्रा का प्रयोग बताया था कल परसों। तुर्रा क्या होता है, एक जो हैट के ऊपर चमड़े का लगाया जाता है। तिलक परंपरा को समाप्त कर देना, तिलक परंपरा को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। पगड़ी परंपरा को क्या कर दिया बच्चों, समाप्त कर दिया। तिलक ट्रेडिशन, पगड़ी ट्रेडिशन ये समाप्त कर दिए, तिलक अब लगाएगा नहीं कोई भी। ठीक है। सैनिकों की सुविधाएं बहुत कम कर दी, समुद्र पार जाकर सेवा देना अनिवार्य कर दिया। और बच्चों रही सही कमी जो है चर्बी लगे कारतूसों ने पूरी कर दी।
तो बहुत डिटेल में तो मिलिट्री कॉजेज में नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ कारण ऐसे हैं जो कि मिलिट्री कॉजेज हो सकते हैं। जैसे बच्चों देखो, पहला, ब्रिटिशों ने भारतीयों को ऊंचे पद नहीं दिए, तो उन्होंने, यानी कि ब्रिटिश डिडंट अपॉइंट इंडियंस ऑन द हायर रैंक्स। इसके लिए कॉर्नवालिस का कथन जरूर ऐड करोगे, क्योंकि कॉर्नवालिस क्या कहता है बच्चों की भारतीय अनेबल और अनस्किल्ड है, यानी ना तो उनमें स्किल है और ना वे योग्य है, इसलिए हमने दूर कर दिया। करप्ट भी है वे, तो इसलिए हमने उन्हें प्रशासन में शामिल नहीं किया। इनइक्वालिटी इन सैलरीज एंड फैसिलिटीज, बच्चों असमानता है, ध्यान से सुनेंगे, असमानता है किसमें? देखो, पॉइंट को लिखकर उसे फिर जस्टिफाई भी तो करना है आपको। इनइक्वालिटी है सैलरी में और फैसिलिटीज में, वेतन और सुविधाओं में क्या है? असमानता है। और अबोलिशन ऑफ तिलक ट्रेडिशन एंड पगड़ी, यानी तिलक और पगड़ी की परंपरा को क्या कर दिया बच्चों? समाप्त कर दिया। पगली नहीं था, पगड़ी था। भावनाओं को समझो, शब्दों पर नहीं जाना है, ठीक है। कैनिंग मेड ओवरसीज सर्विसेज मैंडेटरी, बच्चों कैनिंग ने जो समुद्र पार की जो सेवाएं थी वो लागू कर दी, उनके लिए मंजूरी दे दी, कंपलसरी बना दिया, उन्हें अनिवार्य कर दिया। और बच्चों ब्रिटिश पराजय भी हुई कुछ युद्धों में, जैसे फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर, फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर बच्चों। अब बच्चों इसमें ब्रिटिश हार गए बुरे तरीके से, और कहते हैं ब्रिटिश वर डिफीटेड बाय अफगानी आर्मी। और जब हार गए तो भारतीयों को ये लग गया कि भाई ये भी हार सकते हैं, ये भी हार सकते, या ये थोड़े ही ना है, ये भी हार जाएंगे। और ड्यूरिंग द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, जब पहला स्ट्रगल हुआ बच्चों, तो सिख भारी पड़े थे ब्रिटिशर्स पर, लेकिन एक खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। जैसे ही पंजाब का अधिग्रहण हुआ बच्चों, दो राज्यों की बात करेंगे, दो राज्यों की बात करेंगे, एक अवध के एनेक्सेशन की बात करेंगे, कर ली, बता दिया सब कुछ। एक पंजाब का वो पॉइंट बताएंगे, आपको सारे पॉइंट पता है, लेकिन वो पॉइंट बताएंगे बच्चों पंजाब का जो तुम्हें नहीं पता। यानी पंजाब की भी सारी आर्मी ब्रिटिशों के अंडर में आ गई। और सबसे बुरा पहलू हमारे साथ ये हुआ कि जो सिख सोल्जर्स थे वे ब्रिटिश को सपोर्ट कर रहे थे ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, सप्रेशन में साथ थे वो, ये ध्यान रखना पड़ेगा, सप्रेशन में साथ थे, और उन्होंने सप्रेस करने में विद्रोह को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बात समझ में आई? तो ये चीजें, पंजाब तभी तो लिखते हैं पंजाब, मद्रास लिखते हैं ना बच्चों, पंजाब, मद्रास, कैलकाटा, ये तो अछूते ही रह गए। बंगाल के, बिहार के भी कुछ क्षेत्रों को छोड़ दो बच्चों, तो ये अछूता ही रह गया बिहार भी। बिहार तो बहुत बड़ा है, जगदीशपुर वाली स्थिति को आप छोड़ दो। तो ब्रिटिश डिफीटेड ने भी बच्चों हमें बता दिया कि ब्रिटिश अजय नहीं है। तो लिख लो बच्चों इसमें सैन्य कारण में, या ये तो बहुत सिंपल है, 2 मिनट में इन्हें लिखवा देते हैं, लिखो। मिलिट्री कॉजेज वर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 की क्रांति के लिए सैन्य कारण भी जिम्मेदार रहे, सैन्य कारण भी जिम्मेदार रहे। सैन्य कारण भी जिम्मेदार रहे। हाइफन देके नंबर 1 बच्चों, नंबर 1, जैसे कि ब्रिटिश डिडंट अपॉइंट इंडियंस ऑन हायर रैंक्स, ब्रिटिशों ने भारतीयों को
सेना में ऊंचे पद नहीं दिए, ऊंचे पद नहीं दिए। इन दिस कंटेक्स्ट, इन दिस कंटेक्स्ट, इस संदर्भ में, इन दिस कंटेक्स्ट, इस संदर्भ में लॉर्ड कॉर्नवालिस said that Indians were not capable, efficient and honest. Indians were not capable, efficient and honest for the higher ranks. इस संदर्भ में लॉर्ड कॉर्नवालिस का कथन है कि भारतीय ना तो योग्य थे, ना ही दक्ष थे, यानी कुशल थे, और ना ही ईमानदार, ना ही ईमानदार, जिससे कि उन्हें ऊंचे पद दिए जाए, जिससे कि उन्हें ऊंचे पद दिए जाए। तो बच्चों ये भी बात है कि ब्रिटिश तो ऐसी, सॉरी भारतीय तो ऐसी अवस्था में है ही, वो मान ही यही रहे हैं। और मैं फिर आपको बार बार दोहराता हूं ताकि आपको एग्जाम में ऐसी बातें याद आ जाए कि ब्रिटिशर्स कहते हैं कि हमारे पास तो देयर आर 4 पिलर्स ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया और ब्रिटिश रूल इन इंडिया, सॉरी, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, सेकंड जुडिशियरी सिस्टम, थर्ड आर्मी सिस्टम एंड फोर्थ पुलिस सिस्टम। हेयर पुलिस सिस्टम was responsible for the internal security. Judiciary system was responsible for justice. Administrative system was based on good administration. Theory of Britishers, for Britishers, not for Indians. भारतीयों के लिए नहीं, ब्रिटिशर्स के लिए है। एंड आर्मी प्ले द की रोल फॉर द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। और आर्मी यानी सैन्य व्यवस्था ने बच्चों भारत में ब्रिटिश विस्तार के लिए अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बताओ इन्हें 4 स्तंभ क्यों ना कहे, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ऐसे वो 4 स्तंभ थे सच में? तो कॉर्नवालिस ये कहता है बच्चों कि भारतीय कैपेबल नहीं थे, भारतीय कैपेबल नहीं थे। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ये क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट लिखो। इसलिए बच्चों देखना कभी भी एडमिनिस्ट्रेशन में देखोगे तो हायर कलेक्टर के पद आपके लिए शुरू हुए 1861 के बाद। सोचो जब दबाव पड़ गया आपके ऊपर, जब 1857 की क्रांति हो गई और हमने कहा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी तो कर दो, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी तो कर दो भाई, तो हुआ। आर्मी में बच्चों ऊंचे रैंक इसके बाद दिए जाने लगे। जुडिशियरी में तो बखेड़ा खड़ा हो गया इल्बर्ट बिल विवाद के कारण। याद है बच्चों इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी? बखेड़ा खड़ा हो गया कि यूरोपियन को जैसे ही ये लगा, देखो कैसी जातीय श्रेष्ठता थी बच्चों, कैसा रेशियल सुप्रीमेसी है कि ब्रिटिश मानने के लिए यूरोपियन तैयार ही नहीं है कि हम नीचे है। वे कहते हैं हम तो ऊपर है आपसे। और एक भारतीय जज में इतनी हिम्मत कैसे हो जाए कि वो हमारा मुकदमा सुन ले भाई? हड़ताल पर चले गए और ब्रिटिश सरकार को वापस लेना पड़ा।
एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी वाज द इमीडिएट कोज ऑफ द नेशनल मूवमेंट। याद है कि नहीं है? बना वो नेशनल मूवमेंट का तात्कालिक कारण बना एल्बर्ट बिल विवाद। भारतीयों के लगा अरे बड़े पद भी दोगे और उसमें विरोधाभास भी रखोगे भाई, वो तो अभी भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो ये पॉलिसी है बच्चों ब्रिटिश की भारत में। देखिए इनइक्वालिटीज, नेक्स्ट पॉइंट इनइक्वालिटीज इन सैलरी एंड फैसिलिटीज बिटवीन बिटवीन इंडियन एंड यूरोपियन सोल्जर्स, भारतीय और यूरोपीय सैनिकों के बीच, भारतीय और यूरोपीय सैनिकों के बीच वेतन वेतन और अन्य सुविधाओं को लेकर असमानता थी। क्या थी बच्चों? असमानता थी, इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज। ठीक है। जैसे बच्चों इसमें आप और आगे बढ़ा सकते हैं कि जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, ब्रिटिश सोल्जर्स थे, उन्हें अच्छी जगह पोस्टेड किया जाता था, पोस्टिंग दी जाती थी, जबकि भारतीयों को दुर्गम क्षेत्रों में पोस्टिंग दी जा रही है। भेज दिया आदिवासी क्षेत्रों में, जाओ कंट्रोल करो। अब आदिवासी बच्चों अपने आप में ही बहुत हिंसक है, होता है कि नहीं? जंगलों में भेज दिया गया, समुद्र पार भेज दिया गया, युद्धों में ज्यादातर भारतीयों को भेजा जाता था, लड़ो हमारी साइड से। एक्सपेंशन किसने करके दिया? हमने ही तो करके दिया। बस वे पॉलिसीज बनाने वाले थे, दिमाग का खेल था कि नहीं था? नेक्स्ट पॉइंट एक और लिखो बच्चों, एबोलिशन ऑफ तिलक ट्रेडिशन एंड पगड़ी ट्रेडिशन, तिलक एंड पगड़ी ट्रेडिशन। भारत में तिलक और पगड़ी परंपरा को समाप्त कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग मेड कंपल्सरी, नहीं, लॉर्ड कैनिंग मेड तुर्रा, तुर्रा कैप, तुर्रा कैप कंपल्सरी फॉर इंडियन सोल्जर्स, इंडियन सोल्जर्स। Here it is notable, here it is notable, turra was made by beef and pork। यहां यह उल्लेखनीय है कि तुर्रा, इट इज, अच्छा, लॉर्ड कैनिंग ने तुर्रा और पंख वाली टोपी पहनना, तुर्रा और पंख वाली टोपी पहनना अनिवार्य कर दी, जो, यानी कि तुर्रा, तुर्रा इससे बनी हुई थी, चमड़े से बनी हुई थी, जो बीफ एंड पोर्क से बना था, जो गाय और सूअर की चर्बी से बनी होती थी। यही कारतूसों में था, यही तुर्रा में था। भारतीयों ने कहा सत्यानाश, और धर्म के मामले में तुमने बड़ी दिक्कत पैदा कर दी। लास्ट लिखो कैनिंग, मतलब अगला लिखो, कैनिंग मेड ओवरसीज सर्विसेज मैंडेटरी, मैंडेटरी और इंडियन सोल्जर्स
फॉर इंडियन सोल्जर्स। कैनिंग ने भारतीय सैनिकों के लिए समुद्र पार की सेवाएं, कैनिंग ने भारतीय सैनिकों के लिए समुद्र पार की सेवाएं क्या कर दी, अनिवार्य कर दी। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1830 to 50, during the period of 1830 to 50, Britishers were defeated in some battles। 1830 से 50 के मध्य 1830 से 50 के मध्य ब्रिटिश भी या ब्रिटिश सेना भी कई युद्धों में पराजित हुई। ब्रिटिश सेना भी कई युद्धों में पराजित हुई। फॉर एग्जाम्पल, एंग्लो अफगान वॉर in 1839, ब्रिटिश वर डिफीटेड बाय अफगान्स। उदाहरण के तौर पर एंग्लो अफगान युद्ध 1839 में ब्रिटिशों की पराजय हुई। ब्रिटिशों की पराजय हुई। which affected the prestige of ब्रिटिश रूल, जिसने ब्रिटिश शासन की प्रतिष्ठा को प्रभावित किया। जिसने ब्रिटिश शासन की प्रतिष्ठा को प्रभावित किया। ब्रिटिश शासन की प्रतिष्ठा को क्या किया, प्रभावित किया। ये है बच्चों सैनिक कारण, सैन्य कारण। ठीक है। कल बच्चों नेशनल रूप से 1857 का रिवोल्ट समाप्त हो जाएगा। अभी क्लासेज आपको पता है छोटी चल रही है ना, और बढ़ाएंगे धीरे धीरे अभी तो। हाँ, कर देंगे। ठीक है, बट डिटेल में जाना है। ठीक है, बस इस चीज का ध्यान